आर्टिकल 370 आने के बाद इस सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें यासीन मलिक भी था, इन लोगों को या तो जेल हो गई या फिर उम्र कैद की सजा हो गई। भारत अब ये बिलीव करने लगा है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। यूएई में फर्स्ट हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया और बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। बीजेपी का वोट शेयर हर कास्ट में बढ़ा है। 2014 के कंपैरिजन में 2019 में ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे या फिर अपर कास्ट रहे, हर कैटेगरी में बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी को फ्रंट फुट पे जाकर खेला जा रहा है, स्पेशली तब से जब हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को बनाया गया। और फॉरेन पॉलिसी के इस फ्रंट फुट पे होके खेलने को आप इस वाक़े से समझ सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था तब सारे वेस्टर्न कंट्रीज यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया रशिया को बॉयकॉट कर चुके थे और दुनिया भर में सारे देशों को वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि रशिया को बॉयकॉट करो। पिछले साल कतार में हमारे 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन हमारी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वहाँ की इंडियन एम्बेसी, इंडियन डायस्पोरा, इन सब ने मिलकर उन 8 के 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी को सिर्फ कैंसिल नहीं करवाया बल्कि उनको सेफ एंड साउंड दिल्ली तक भी पहुंचाया। पिछले 9 साल में पूरे इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं वो 60% से बढ़ चुके हैं और पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड का नेटवर्क अब इंडिया में है, चाइना से भी आगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो विद राठौड़ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक। दोस्तों, हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है कुछ सीखने और नॉलेज स्प्रेड करने के पर्पज से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ के हर पहलू के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स टू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू हेल्थ एंड मेडिटेशन और आपका इंटरनेट फेवरेट डार्क एंड हॉरर। दोस्तों, हम अवेलेबल स्पॉटिफाई पे भी, जहां हम रिलीज करते हैं एवरी वेडनेसडेज एंड सैटरडेज। उम्मीद है दोस्तों आप इसे एंजॉय करेंगे और शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड इन 3, 2 एंड 1। दोस्तों, लोकसभा 2024 के इलेक्शंस नज़दीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एपिसोड सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस पे रखा है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, उन वादों पे क्या प्रोग्रेस हुआ है अभी तक, उनमें से ऐसे कौन से वादे हैं जिस पे अभी भी काम करना बाकी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। शुरू करते हैं बीजेपी के एक पोल प्रॉमिस से, जो कि था नेशनल सिक्योरिटी। अब जब दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी की हालत बहुत ही खस्ता थी। फिर वो चाहे 26/11 का मुंबई अटैक हो या फिर पार्लियामेंट अटैक हो या फिर कश्मीर वैली में जो बैक टू बैक टेररिस्ट इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते थे, ऊपर से मोदी गवर्नमेंट को इतने चैलेंजेस पे चैलेंजेस मिल रहे थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटा सकते। वो फिर चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई और हो, मोदी गवर्नमेंट को बैक टू बैक चैलेंजेस कर रहे थे कि आर्टिकल 370 तो वहाँ से हट ही नहीं सकती। वो तो उन्होंने कह दिया कि 370 को निकालेंगे, उनके मैनिफेस्टो में कहा उन्होंने 35A को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लेकिन आपको अमित शाह की वो स्पीच, पार्लियामेंट की स्पीच याद ही होगी, जहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 370 को उखाड़ के फेंक दिया। जम्मू अगर कश्मीरी बोलता हूँ तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो, तो इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और फाइनली जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अटूट हिस्सा बन गया। आर्टिकल 370 आने के बाद इस सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें यासीन मलिक भी था, इन लोगों को या तो जेल हो गई या फिर उम्र कैद की सजा हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग 2004 से लेकर 2014 के बीच
7000 के करीब टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन पिछले 10 साल में यानी कि 2014 से लेके अब तक यह आंकड़ा हुआ है 2000। और अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद तो यह आंकड़ा 70% कम हो चुका है। नक्सलवाद में भी पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ पे नक्सल अटैक्स होते थे उनमें भी 70% रिडक्शन देखने मिला है। भारत अब ये बिलीव करने लगा है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। फिर वो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की स्ट्राइक हो, ये स्ट्राइक्स इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करता। अगर कोई देश हमारे देश पे आके अटैक करता है, हमारे सोल्जर्स को मारता है, तो हम उनके घर में घुसकर उनको मारने की भी हिम्मत रखते हैं। और ये सारे एक्सटर्नल एक्शंस जो हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ले रही है, ये ज़रूरी है टू मेंटेन द इंटरनल सिक्योरिटी। कम्युनल राइट्स के भी इंसिडेंट हमें कम होते दिखे, जहां 2014 में 1200 के करीब कम्युनल राइट्स हुए थे, वही 2021 में वो नंबर घट के 400 के करीब हो गया है। कम्युनल राइट्स के इंसिडेंट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ मोदी के आने से पहले भी डाउनवर्ड ही जा रहा था और मोदी के आने के बाद में भी वो डाउनवर्ड ही जा रहा था, एक्सेप्ट 2020 में जब शाहीन बाग और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे 2 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से 2020 में ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाता है। शाहीन बाग के बाद 2 दिन तक हिंसा चलती रही और पुलिस ने कुछ खास एक्शंस नहीं लिए। वही अगर सेम चीज़ अगर हम देखें तो दिल्ली में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी रेड फोर्ट पर चढ़कर लोगों ने हंगामा मचाया, दंगे किए और तभी भी पुलिस को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं किया गया था। और एक बात ध्यान देने जैसी है कि दिल्ली पुलिस ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है। दिल्ली के जस्ट बाजू में उत्तर प्रदेश है जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट जब दिल्ली में शाहीन बाग या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तब उत्तर प्रदेश से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बीजेपी गवर्नमेंट राइट्स कंट्रोल कर सकती है, दंगे कंट्रोल कर सकती है, फिर भी दिल्ली में पुलिस को प्रॉपर एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया। इससे हम बीजेपी के कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 25 करोड़ के करीब है, एक ऐसा स्टेट जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। 2014 से पहले हमें कॉन्स्टेंटली मीडिया में, मूवीज़ में वहाँ के क्राइम्स की रिफ्लेक्शन देखने मिलती थी, बट 2014 के बाद वही क्राइम रेट कम्प्लीटली कम कर दिया गया है और इसका टोटल क्रेडिट जाता है वहाँ के लीडरशिप को, योगी आदित्यनाथ जी को। मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत की भी शुरुआत की थी टू मेक इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट एज मच एज पॉसिबल, यानी कि हम अपनी चीज़ खुद अपने देश में बनाएंगे। और ये हमें हेल्प भी किया एक इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, और आज हमारी देश की इकोनॉमी पूरे विश्व में टॉप 5 में पहुंच चुकी है। पर एट द सेम टाइम पूरी दुनिया पे रिसीजन का खतरा मंडरा रहा है एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी हमें कॉन्स्टेंटली ले ऑफ्स देखने मिलते हैं कि इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। उसके बाद इन्फ्लेशन की भी न्यूज़ हमें देखने मिलती है। बीजेपी ने अपने पोल्स में दूसरा प्रॉमिस भी किया था कल्चरल रिवाइवल को लेके। उन्होंने दशकों पहले एक प्रॉमिस देश की जनता से किया था, अगर उनकी सरकार आएगी तो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और ठीक वैसे ही हुआ। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को 500 साल के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि देश भर में सिर्फ 3 साइट्स नहीं बल्कि 40,000 साइट्स है इन टोटल जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा लीगल तरीके से। अब तक तो इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण हो भी चुका है, जिसमें सोमनाथ मंदिर, उज्जैन कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के बीच में एक टूरिस्ट का हब बनाया जा रहा है जो बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगा। पीएम मोदी ने कल्चरल रिवाइवल के लिए चारों धामों को कनेक्ट करने का एक नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था, जिसमें चारों धामों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सबको जोड़ा जाएगा और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाएगा। इससे सिर्फ कल्चरल रिवाइवल नहीं बल्कि इसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। कल्चरल रिवाइवल में सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि योगा को भी प्रमोट किया गया। योगा कम्स फ्रॉम इंडिया। देश और दुनिया भर में योगा को प्रमोट किया गया। आप देख सकते हो हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद योगा परफॉर्म करते हैं और पूरी दुनिया योगा के रंग में डूब जाती है। आसन में बने रही, बहुत बढ़िया। इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कल्चरल रिवाइवल सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में हमें देखने मिला। फॉर एग्जांपल यूएई में फर्स्ट हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया और बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया।
यूएसए में भी हमें सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल का उद्घाटन देखने मिला। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कल्चरल रिवाइवल सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया भर में हो रहा है। G20 जैसे बड़े समिट में भी मोदी गवर्नमेंट ने हमारे कल्चर को, हमारी इंडियन आइडेंटिटी को प्राउडली प्रेजेंट करने का काम किया है। वरना एक समय ऐसा था जब कुछ सरकार में बैठे कुछ लोग हमारे देश को एक ऑपरेसिव कल्चर मानते थे। पहले मुगलों ने हम पे हुकूमत की, फिर ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत की, और उसके बाद में हमें ये सिखाया जाता था कि हमें अपने कल्चर पे प्राउड नहीं करना चाहिए, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने तोड़ने का काम किया है। इस बैरियर को कम्प्लीटली तोड़ दिया और G20 समिट के अंदर वो एग्जाम्पल देखने मिले जहाँ पे हर ऐतिहासिक धरोहरों को मोदी ने प्राउडली प्रेजेंट किया। बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कल्चरल और स्पिरिचुअल रिवाइवल तब तक नहीं आ सकता जब तक कुछ सोसाइटल रिफॉर्म्स ना हो जाए। इन सोसाइटल रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है कास्ट के इस बैरियर को तोड़ने का काम मोदी गवर्नमेंट ने 2 तरीकों से किया है। पहला है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अंजाम दिया, जैसे राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कास्ट बैरियर को तोड़ने का काम किया गया। और सेकेंड है वेलफेयर प्रोग्राम्स। उन्होंने सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पे हर कास्ट को अपॉर्चुनिटी दी है। और जैम ट्रिनिटी जैसी योजना भी उन्होंने अप्लाई की, जिसमें जैम का मतलब होता है J इज फॉर जनधन योजना, A फॉर आधार योजना और M फॉर मोबाइल योजना। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ उन्होंने हर कास्ट के लोगों को दिया। अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर पोजीशन पे हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी देकर उन्होंने कास्ट की बैरियर को तोड़ने का काम किया है। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसा लाभ, फिर गांव से गांव जाकर पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाना, ये सब काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है। अगर आप आज अपने गांव जाते हो तो 10 साल पहले जो गांव का सिचुएशन था वो आज के सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज गाँव में वेल डेवलप रोड्स है, बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा है, और ये सारी चीज़ें हमारे रूरल इंडिया को एक सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पुश देती है। और यही रीजंस है कि बीजेपी का वोट शेयर हर कास्ट में बढ़ा है। 2014 के कंपैरिजन में 2019 में ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे या फिर अपर कास्ट रहे, हर कैटेगरी में बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है। और एक समय ऐसा था जब बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसी बीजेपी का आज सबसे बड़ा वोट शेयर ओबीसी है। बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर जगह पे, फिर चाहे लोकल लेवल से लेके कैबिनेट लेवल तक हो, हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है। वीर सावरकर का कहना ये था कि हज़ारों सालों तक हमारे देश पे पहले मुगलों ने, फिर ब्रिटिशर्स ने इसलिए हुकूमत की क्योंकि उनके खिलाफ हमारे देश में एकता नहीं थी। उसी एकता को बचाने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ पे हर लेवल पे, पॉलिटिकल, सोसाइटल लेवल पे हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर रिलीजन के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये गारंटी करता है एक पॉलिटिकल यूनिटी जो हमारे देश को और भी मजबूत बनाने का काम करेगा। कल्चरल रिवाइवल की अगर बात करें तो वो सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं, उसे हर रिलीजन के लोगों तक प्रोग्रेस करने का काम किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी काम हो रहा है, जो हर नागरिक को एक समान अधिकार देने का बिल है। कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून को इलीगलाइज किया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं की इक्वालिटी की राइट्स की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप था। तमाम रुकावटों के बावजूद, कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में ट्रायल कर रही है। धामी कैबिनेट ने यूसीसी का ड्राफ्ट पास कर दिया है और बातें ये चल रही है कि 3rd टर्म में अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद इम्प्लीमेंट किया जाए। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई है, लेकिन हमारा ध्यान निगेटिव चीज़ों की तरफ भी जाना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आती है स्टेट कंट्रोलिंग टेम्पल्स, यानी कि राज्य सरकार आज भी देश भर में जो बड़े टेम्पल्स है उनको कंट्रोल करती है। वहाँ से आने वाले पैसों पे पहले स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। वही अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे देश भर में एक भी चर्च या एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। देन व्हाई ओनली टेम्पल्स? सीएए की अगर बात करें तो सीएए पास तो जरूर हो चुका है,
लेकिन उसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले जितने भी हिंदी रेफ्यूजीज हैं उनको आज भी ऑफिशियली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वाई? गंगा नदी जो हमारे देश का एक स्पिरिचुअल सेंटर है, उसे स्वच्छ करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, नमामि गंगे। नमामि गंगे को 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, लेकिन आज भी अगर हम गंगा जी की हालत देखें तो उसमें कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। एक समय ऐसा था जब भारत फॉरेन पॉलिसी को लेके बैकफुट पे खेलता था। 1955 में जब सोवियत यूनियन ने इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप का एक ऑफर किया था, तब इंडिया की तब की सरकार ने उसे डिक्लाइन कर दिया था। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी को फ्रंट फुट पे जाकर खेला जा रहा है, स्पेशली तब से जब हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को बनाया गया। और फॉरेन पॉलिसी के इस फ्रंट फुट पे होके खेलने को आप इस वाक़े से समझ सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था, तब सारे वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया रशिया को बॉयकॉट कर चुके थे और दुनिया भर में सारे देशों को वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि रशिया को बॉयकॉट करो। तभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत ही ब्लंटली रखा था कि रशिया को बॉयकॉट करना नहीं करना, दैट इज़ आवर ओन कॉल, दैट इज़ आवर ओन पॉलिसी, आप लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसी वॉर के रिगार्डिंग जब एक रिपोर्टर ने उनको पूछा था तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक वे में ये जवाब दिया था कि यूरोप शुड ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। दैट इज डॉक्टर जयशंकर फॉर यू। वेस्टर्न वर्ल्ड के इतने प्रेशर के बावजूद भी इंडिया रशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा, और खड़ा भी क्यों ना रहे। 1971 में जब वॉर हुआ तब यूके हमारे वेस्टर्न इंडिया को टारगेट कर रहा था, बे ऑफ बंगाल में यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर रहा था, और इसी मल्टी डायमेंशनल के वॉर को काउंटर करने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट ने पूरे देश के पावर्स को, पूरी दुनिया के पावर्स को जब खत लिखे, SOS कॉल्स किए, उस मदद की रिप्लाई में सिर्फ एक देश हमारे साथ खड़ा हुआ और वो था रशिया। रशिया को इस सपोर्ट करने के कारण हमें काफ़ी इकोनॉमिकल फ़ायदे भी हुए इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइजेस, बट साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस को भी हमने अवॉइड किया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अच्छे संबंध भी बना के रखे। और हमारी यही फॉरेन पॉलिसी पीपल सेंट्रिक भी है, यानी कि अगर दुनिया भर में कहीं पे एक वॉर जोन के अंदर हमारे भारतीय लोग फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करके लाने के लिए भी हमारी सरकार उतनी ही मजबूत है, इतनी मजबूत कि लोग अगर सिर्फ तिरंगा झंडा दिखा देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने तो एक बार ये पॉलिसी भी सेट की थी कि हमारे देश अगर मंगल ग्रह पे भी अगर फंस जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि वहाँ जाकर भी उनको रेस्क्यू कर लेकर आएंगे। और इन्हीं पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ को हमारे आज के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल कतार में हमारे 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन हमारी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वहाँ की इंडियन एम्बेसी, इंडियन डायस्पोरा, इन सब ने मिलकर उन 8 के 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी को सिर्फ कैंसिल नहीं करवाया, बल्कि उनको सेफ एंड साउंड दिल्ली तक भी पहुंचाया। याद कीजिए मार्च 2019 में जब विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन क्रैश पाकिस्तान में हो गया था, तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितनी आसानी से और कितने आराम से विंग कमांडर अभिनंदन को वहां से रिलीज़ कर दिया था। अगले ही दिन पाकिस्तान के लीडर अयाज सादिक ने इस पूरे वाक़े को एक्सप्लेन किया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जब विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कॉल किया था, तब उनकी क्या हालत हुई थी। रशिया यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था तो उस वॉर जोन में भी हमारे 7,457 स्टूडेंट फंसे हुए थे। मोदी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा प्लान किया, जिस ऑपरेशन गंगा के तहत 7,457 स्टूडेंट को सेफ एंड साउंड वहाँ से रेस्क्यू करके भारत पहुँचाया गया। कोविड का पैंडेमिक जब चल रहा था 2020-21 में, तब पूरे दुनिया भर में हमारे भारतीय जहाँ जहाँ फंसे हुए थे उन सब को इवैक्यूएट किया गया। करीब 10 लाख इंडियंस को दुनिया भर से इवैक्यूएट करके भारत में लाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, चाइना जैसा देश जो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, फिर चाहे वो दूसरे देशों का घाटा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन भारत की पॉलिसी ये नहीं है। भारत की कल्चरल पॉलिसी क्या कहती है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और इसी पॉलिसी को लेके हमें ये देखने मिला कि तुर्की में जब भूकंप आया था तब हज़ारों लोगों की जानें गई थी। तभी पूरी दुनिया भर में से भारत एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे पहले तुर्की के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दौड़ के गया था। भारत को G20 की लीडरशिप जब मिली थी तब उन्होंने पहला कदम ये उठाया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबरशिप उन्होंने दिया था। मिडिल ईस्ट में भी हमने सही पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस हैं उनमें से 2 बड़े अलायंस UAE से आते हैं। नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, इंडिया ने इजराइल के साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप बनाए।
इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसराइल का दौरा किया था। अक्टूबर 7 जब हुआ और हमास ने इसराइल पर जब अटैक किया था, तब इंडिया इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा था और इंडिया ने हमेशा इसराइल पैलेस्टीन के इस वॉर में 2 स्टेट सॉल्यूशन को एडवोकेट किया है। भारत ने अफगानिस्तान जैसे देश में भी $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ के एजुकेशन, वहाँ के टेक्निकल एडवांसमेंट्स के लिए। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब भारत ने श्रीलंका को इकोनॉमिक सपोर्ट दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जैसे सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, अर्जुन राणातुंगा जो कि क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया था। भूटान में जब चाइनीज़ आर्मी अपना इन्वेजन कर रही थी तब भारत ने 270 ट्रूप्स को डोकलाम में पहुंचाया था और वहाँ की चाइनीज़ आर्मी को स्टॉप किया था, बट बाद में जाके भूटान ने प्रो चाइना स्टांस ले ही लिया था। हाल ही में हुई लक्षद्वीप और मालदीव की कंट्रोवर्सी आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे मोदी जी लक्षद्वीप गए थे लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, वहाँ को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और मालदीव जैसा बड़ा देश इकोनॉमिकली डूब गया था। तभी मालदीव को सपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट दिया और उसी के चलते मालदीव ने इंडिया के साथ सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और हमारी आर्मी को वहां से विड्रॉ करने के लिए भी कहा गया है। भारत ने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया है, इसी बात का एक एग्जांपल देता हूं आपको। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका की वेल्थ ने अमेरिका की सड़कों को नहीं बनाया है, बल्कि अमेरिका की सड़कों ने अमेरिका की वेल्थ को बनाया है। और लगता है इसी बात को हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बहुत सीरियसली ले लिया है, क्योंकि पिछले 9 साल में पूरे इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं वो 60% से बढ़ चुके हैं और पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड का नेटवर्क अब इंडिया में है, चाइना से भी आगे। भारत परियोजना जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट पे गडकरी जी काम कर रहे हैं जिसमें 50 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। मुंबई से दिल्ली, मुंबई से नागपुर, जम्मू से लेके जामनगर, ये सारे कॉरिडोर्स को प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा और 23 नए नेटवर्क्स भी बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल में हमारे देश में 95,000 किलोमीटर रोड्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले हमारे देश में 21,000 किलोमीटर रोडवेज थे, जो कि आज के डेट में 1,61,000 किलोमीटर रोडवेज बन चुके हैं। इन रोडवेज के अलावा अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट का कवरेज 2014 में 55% था, जो 2020 में 99% हो चुका है। कुछ ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 80% टॉयलेट कवरेज इंडिया में अभी है, जो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 2022 में 55% ऑफ इंडियन ऑडियंस को इंटरनेट का एक्सेस था, जो कि 2026 तक टेंटेटिवली 900 मिलियन लोगों तक इंटरनेट का एक्सेस पहुंच जाएगा। और इसीलिए CNN के एक आर्टिकल में CNN ने ये क्लियरली मेंशन किया था, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज़ इंडिया। इस 900 मिलियन की यूज़र बेस में द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि 50% से ज़्यादा लोग रूरल इंडिया से आते हैं। अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो 2022 में 338 मिलियन लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें से इंटरेस्टिंगली 36% लोग रूरल इंडिया से आते हैं और 99% लोगों ने UPI का इस्तेमाल किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें तो डेफिनेटली हुई है, बट कुछ निगेटिव चीज़ें भी हुई है जहाँ पर हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट एक हाई प्रोफाइल ट्रेन एक्सीडेंट था, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी। या फिर गुजरात में कुछ ब्रिजेस कोलैप्स हुए थे। दोस्तों 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले हमारे देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, जो आज के डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना तो ये भी है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया पूरे विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। किसी देश की GDP या फिर इकोनॉमी 5 पॉइंटर्स पे डिसाइड की जाती है और ये 5 डेटा पॉइंट्स जिसके बेसिस पे एक इकोनॉमी की प्रोग्रेस डिसाइड की जाती है वो है GDP, इनकम, इन्फ्लेशन, FDI एंड फिस्कल डिफिसिट। GDP ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो NDA सरकार आने से पहले UPA की गवर्नमेंट जब थी, यानी कि 2014 से पहले, जो GDP की एवरेज ग्रोथ रेट थी वो थी 6.8%, जो NDA की सरकार आने के बाद यानी कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 5.7% हो गई। अभी रिडक्शन क्यों हुआ, इसके 2 मेन रीजंस है। एक है कोविड-19 का पैंडेमिक जो 2020-21 में आया था, और दूसरा मेन रीज़न है डिमोनेटाइजेशन। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज़रूर होंगे, बट कुछ शॉर्ट टर्म शॉक्स इकोनॉमी के लिए ज़रूर होने वाले हैं। रघुराम राजन का आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें रघुराम राजन और राहुल गांधी का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और रघुराम राजन ने ये कहा कि 2023 में अगर हमारी एवरेज ग्रोथ रेट GDP अगर 5% भी पहुंच जाती है तो भी बहुत बड़ी बात है। बट हुआ उसके एग्जैक्टली अपोजिट। हमारी एवरेज GDP की ग्रोथ रेट पिछले साल 8.4% हो चुकी थी, और ये मोदी जी ने ट्वीट करके बताया था। अगर इनकम फ्रंट पे हम बात करें तो सैलरीड वर्कर्स की इनकम 16% से बढ़ी है,
कैजुअल लेबर्स की इनकम 49% से बढ़ी है और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो खुद के लिए काम करते हैं उनकी इनकम 8.4% तक बढ़ी है। ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो 49% से बढ़ा है। इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट 2 to 6% के बीच में होना चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। बट आज हमारा इन्फ्लेशन रेट 4.6% है, जो कि एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर ही है। फिस्कल डिफिसिट पहले तो होता क्या है? अगर आपके पास या फिर अगर सरकार के पास पैसे कम हो और खर्चा ज़्यादा हो जाए तो उसको फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। और फिस्कल डिफिसिट एक नंबर के अकॉर्डिंग 3% के ऊपर नहीं जा सकता। अगर 3% के ऊपर जा रहा है देन दैट इज़ अ रेड अलार्म। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि देश के बाहर से लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन मार्केट में किया है। पिछले 3 साल में लोगों ने $50 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में किया है। डॉक्टर निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके अकॉर्डिंग यूपीए की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में एनडीए की गवर्नमेंट यानी कि मोदी की गवर्नमेंट के अंदर 65% तक की बढ़ोतरी हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने की थी और ये मिशन कितना सक्सेसफुल रहा इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 से लेकर 2022 में जितने भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए उसमें 200% इंक्रीज देखने मिला था। 2020 से 2021 के बीच में करीब 16,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ था। यूपीआई पेमेंट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी में पिछले कुछ सालों में 6,800 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई है। और इसी वक्त के अराउंड एक और प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया मूवमेंट का गोल क्या था कि हमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम अपने देश के अंदर खुद बनाएंगे। जितनी भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती है उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना था। बट अनफॉर्चुनेटली मेक इन इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 16% से ड्रॉप होकर 13% तक आ चुका है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2014 के कंपैरिजन में 65% तक मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ नीचे आया है। और स्टार्टअप इंडिया का एक नया मूवमेंट भी निकला था जो था कि स्टार्टअप जितने भी इंडिया में स्टार्टअप्स निकलेंगे उनको बढ़ावा देंगे। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टार्टअप 65% से इंक्रीज हुआ है और इन स्टार्टअप ने जो नए स्टार्टअप्स आए उन्होंने 9 लाख से भी अधिक जॉब्स को जनरेट किया है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए फार्म लॉज की बिल जो है वो पास करने की बात हुई थी, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट जो 2020-21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में हुए और अभी भी रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट की वजह से उसको भी रोक दिया गया है। और इसकी वजह से हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री में जितनी भी इनएफिशिएंसीज है वो अभी तक बरकरार है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे देश भर में काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई। बट उसी वक्त मोदी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की एक स्कीम निकाली थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ शॉर्ट टर्म के लिए और सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं हुई जितनी ख़राब हो सकती थी। इन्हीं अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए सरकार ने अलग अलग फ्लैगशिप स्कीम निकाली थी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। हालांकि इससे थोड़ा रिलीफ मिला बट कम्प्लीटली अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इकोनॉमी में अगर ओवरऑल हम देखें तो हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 8.4% से बढ़ रही है, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिन पे सीरियसली काम करना बाकी है। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद आती है वो है चंद्रयान 3 का लॉन्च। इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्च किया और पूरे विश्व में भारत पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड किया। जहाँ पर लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया और पूरे विश्व में हमें इसकी वजह से काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिला। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि नासा के फ्रैक्शन ऑफ बजट में ही ये पूरा मिशन इसरो ने किया था। भारत में आईटी इंडस्ट्री की भी ग्रोथ रैपिडली हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना तो ये भी है कि 2026 तक $350 बिलियन के भी पार हमारी आईटी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। और आईटी इंडस्ट्री की ये रैपिड ग्रोथ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की सिर्फ एक कंपनी टाटा कंपनी अगर आप हम ले तो टाटा कंपनी की जितनी इवैल्यूएशन है ओवरऑल वो पाकिस्तान के पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर कल को रतन टाटा जी अगर चाहे तो पाकिस्तान को खरीद सकते हैं खड़े खड़े। आज के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो लार्जली वही है जो अंग्रेज़ लोगों ने शुरू किया था। मैकॉलेज एजुकेशन सिस्टम जो था वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है लार्जली, बट हाल ही में कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी आने लगे हैं जहाँ पे कुछ स्टेट्स ने ये फैसला लिया है कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को बदला जाएगा। कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, कुछ स्टेट्स जो है वो लेने की सोच रहे हैं। जिसमें पहले क्या होता था कि मुग़लों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था और हमारे जो असली हीरोज़ हैं उनको कम पढ़ाया जाता था। बट आने वाले समय में हमारे हीरोज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और मुग़लों को उतना ही पढ़ाया जाएगा, ब्रिटिशर्स को उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना उनको याद रखने की ज़रूरत है।
वैक्सीनेशन जैसी बड़ी अचीवमेंट हमें कोविड-19 पैंडेमिक में देखने दी कि बीजेपी गवर्नमेंट के इस 10 साल के कार्यकाल में वैक्सीनेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दे हैड। उसके अंडर उन्होंने 2.2 बिलियन डोजेस को एडमिनिस्टर किया था अपने देश के अंदर, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, उन्होंने देश के बाहर भी पूरे विश्व भर में 101 देशों तक वैक्सीन भी पहुंचाए थे। एजुकेशन सिस्टम की तरह ही जुडिशियल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में करीब 4 करोड़ 30 लाख केसेस पेंडिंग थे, और एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के अकॉर्डिंग, मार्कंडेय काटजू के अकॉर्डिंग, अगर एग्जिस्टिंग केसेस को ही सॉल्व करे और कोई नया केस अगर ना ले तो एग्जिस्टिंग केसेस को सॉल्व करने में ही 360 साल लगेंगे। इकोनॉमिक और जुडिशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सरकार ने भले ही इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, बट जितने प्रोमिसेस उन्होंने किए थे शुरू में, उसमें से 80 to 85% ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर कर दिया है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि बीजेपी जब से गवर्नमेंट में आई है 2014 में, तब से लेके अब तक पिछले 10 साल में उन्होंने हर फील्ड्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, वो फिर चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, फॉरेन पॉलिसी हो दूसरे देशों के साथ में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जहाँ पे उन्होंने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, या फिर एजुकेशनल और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो, हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई है। हालांकि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो सारे उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने एपिसोड एंजॉय किया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको मिले। आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे भी, जहां हम रिलीज करते हैं एवरी वेडनेसडेज एंड सैटरडेज। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।